अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। और आज बड़ा ही जनाब कह लें कि इम्पॉर्टेंट दिन है, 9 नवंबर है। बहुत से लोग इस वक्त घर में छुट्टी भी मना रहे होंगे, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से हमने अपने दिन का भी आगाज़ करना है, अपने प्रोग्राम का भी आगाज़ करना है। बल्कि आज का जो हमारा पूरा प्रोग्राम भी होगा वो भी हमने इसी तरह तरतीब दिया है कि जो आज के दिन की कह लें कि अफादियत है और मकसद है ना, वो उजागर किया जाए और आप तक पहुँचाया जाए। 9 नवंबर इकबाल डे मनाया जाता है, यौम इकबाल इसको कहा जाता है। तो उसकी मुनासबत से ही अपने कह लें कि प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कहते हैं जनाब के 9 नवंबर था, कदम रखा था अर्ज़े पाक पर, नाम था इकबाल, शोहरत छा गई अफलाक पर। आज के दिन अजीम मुफक्किर, हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए। आज खुशी का दिन है और आज ये दिन ना सिर्फ मुल्क भर में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। आखिर क्यों ना मनाया जाए? वो इतनी बड़ी अजीम हस्ती थे कि ना सिर्फ उनका नाम इकबाल था बल्कि वो हमारे कौम का भी इकबाल थे। उनकी शायरी, उनका फ़लसफ़ा पाकिस्तान की बुनियाद बना। उनसे मुसलमानों को सही राह मिली। यहाँ तक कि ये कहना बजा है कि अगर वो ना होते तो शायद पाकिस्तान ही ना बन पाता। अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़ा, अदब और वकालत के शोबाजात में अपना नाम मनवाया। आप ऐसे ज़माना शनास और अहद साज थे कि मुसलमानों के अकाबरीन तक के लिए आप मशले राह बने। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को मुसलमानों की क़यादत संभालने के लिए उन्होंने कायल किया। उनका मुतालिया इस कदर वसी था कि मशरिक़ व मग़रिब दोनों के सियासी, तहज़ीबी और मुआशरती हालात उनकी नज़र में थे। और यही वजह है कि आपने अपनी शायरी की मदद से तमाम तर मुसलमानों को ख्वाबे गफलत से जगाया था। मुसलमान समझते थे कि हम अब ग़ुलाम ही रहेंगे, हिंदू भी तो ग़ुलाम ही हैं। लेकिन इकबाल ने उन्हें खुदी का तर्स दिया और एक कौम बनने की तलकीन की। उनके कलाम में इतनी ताकत और इतनी दानाई थी कि अगर आज भी कोई इकबाल का कलाम पढ़े और उसका फ़हम मुकम्मल समझ ले तो ये हो ही नहीं सकता कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी में एक आला मकाम हासिल ही ना कर सके। उन्होंने उर्दू के अलावा फ़ारसी ज़ुबान में भी बहुत ज़्यादा कलाम लिखा, जो उर्दू से भी ज़्यादा बड़ा कलाम समझा जाता है दुनिया भर में। यहाँ तक कि ईरान, तुर्की बल्कि दीगर जो मगरबी ममालिक हैं, उन्होंने उसे अपने निसाब का भी हिस्सा बना लिया हुआ है। और आज जब हम हमारे तालीमी निज़ाम का ढांचा देखते हैं तो जनाब मालूम होता है कि हमारी सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है वो यही है कि हम उस इकबाल से ही महरूम है जो हमारा था, और जिनका वो नहीं था वो उनसे फैज़ ले रहे हैं। तो आज के दौर में इकबाल को पढ़ना, उनके कलाम को आम करना हर पाकिस्तानी के एक कह ले कि बड़ी जिद्दोजहद होनी चाहिए। ऐसा होगा तो ही हम वो कौम बन पाएंगे जो हमें बनना चाहिए था। हम इकबाल का ख्वाब समझ पाएंगे और इसी से हमारी जो कौम है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। इकबाल ने क्या खूब कहा था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो जनाब आज इकबाल डे मनाया जा रहा है, उसी की मुनासबत से अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। और आज का जो शो है, आज का जो प्रोग्राम है वो भी उसी की मुनासबत से होगा। मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स हैं जिसमें हम इकबाल के हवाले से बात करेंगे, जो इकबाल खुदी के बारे में बात करते थे उसके बारे में बात करेंगे कि वो खुदी है क्या, उसको किस तरह कह ले कि जांचा जा सकता है, समझा जा सकता है और ख़ुद को किस तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है, अपनी ही खुदी को किस तरह कह ले कि पहचाना जा सकता है। तो अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चूँकि आज इकबाल डे है, 9 नवंबर है, तो इस हवाले से एक पैकेज तैयार किया गया है, एक रिपोर्ट बनाई गई है इकबाल डे के हवाले से। तो आइए वो देख लेते हैं। 9 नवंबर था, कदम रखा था अर्ज़े पाक पर, नाम था इकबाल, शोहरत छा गई अफलाक पर। वो इकवाम बहुत ही खुशकिस्मत होती हैं जिनमें साहिब फ़िक्र मुतालिया मौजूद हो। ये मुट्ठी भर लोग कौमों की तकदीर को बदल देते हैं और तारीख के धारे को अपनी नजरियाती सिमत देकर बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारी इस धरती से शायर मशरिक जनाब अल्लामा इकबाल पैदा हुए।
आज दुनिया भर में और ख़ास तौर पर बर्रे सगीर पाको हिंद में इनका जन्मदिन इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम से मनाया जा रहा है। खुदी क्या है? राज़े दरूने हयात। खुदी क्या है? बेदारी ये कायनात। खुदी जलवाए बदमस्त व खलवत पसंद। समंदर है एक बूंद पानी में बंद। अंधेरे उजाले में है ताबनाक। मनो तू में पैदा, मनो तू से पाक। वो आपको उन बुनियादी सवालों के रूबरू करते हैं जो इंसान का सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये कायनात क्या है, मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है। अल्लामा का शेर आपको इन्हीं बड़े इंसानी सवालों से रूबरू करता है, उनसे आंखें चार करने पर मजबूर करता है। अल्लामा इकबाल साहब की ज़िंदगी के इतने पहलू हैं कि अगर बंदा ये सोचे कि अल्लामा इकबाल ने ये सब अकेले किया तो बड़ी हैरत होती है। अल्लामा इकबाल साहब एक ही वक्त में मायानाज शायर, सियासतदान, उस्ताद और फलसफी थे। यूरोप के साम्राज्यी दौर का आखिरी वक्त इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा था और इसीलिए वो जदीद मगरबी अफकार पर कड़ी तनकीद करते नजर आते हैं। इनकी शायरी में उम्मत के डूबते हुए बेड़े का इतना दर्द मौजूद है कि कोई भी शख्स को पढ़कर अपनी मिल्लत व कौम के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। आला तालीम के हसूल के लिए इनका सफर यूरोप बड़ी अहमियत रखता है। वो यूरोप तो गए मगर दिल से हमेशा एक सच्चे मुसलमान और आशिके रसूल रहे। इन्हीं का शेर है कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे अफरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। अल्लामा साहब ने अपने इस्तदलाल और शायरी के जरिए से कौम को इकट्ठा होने और अपने हालात से लड़ने की तलकीन की। इनके यहाँ न सिर्फ बोसीदा मशरकी ख्यालात पर तनकीद मौजूद है बल्कि जदीद मगरबी अफकार का मुकाबला करने का हौसला भी है। अल्लामा साहब की जब ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो वो बहुत एक मुतहर्रिक किरदार है, जो अपनी तालीम से लेकर तदरीस तक, तदरीस से सियासत, शायरी और उसके अलावा आप देखें कि बतौर पैगाम्बर फिर तहरीक पाकिस्तान में उनका रोल, ये ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसमें एक मुनफिल शख्स नहीं हो सकता। मैं अल्लामा साहब के किरदार को बहुत मुतहर्रिक देखती हूँ। यही लिखते हैं कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी के फ़क्रे खानकाही है फ़कत अंदोह दिलगिरी। अल्लामा इकबाल की शायरी में वो उबाल और जज्बा मौजूद है कि इनकी शायरी नाउम्मीदी के बादलों को चीरते हुए सुबह उम्मीद का पैगाम सामने लाकर रख देती है। एक तरफ वो शिकवा और जवाब शिकवा में कौम के हालात का रोना रो रहे हैं तो दूसरी जानिब वो अपनी इस कौम के अंदर गहरा रब देखने की भी ख्वाहिश रखते हैं। इन्हीं का शेर है कि तहरां हो गराल में मशरिक का जनीवा, शायद कुर्राए अर्ज की तकदीर बदल जाए। अपनी शायरी के जरिए से इन्होंने कौम के अंदर इत्तफाक पैदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लामा इकबाल के खतूत के जरिए से उनकी जाती जिंदगी को समझने में बहुत मदद मिलती है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि अल्लामा इकबाल किस कदर दर्द दिल रखने वाले अजीम इंसान से। जरा नम हो ये मट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी। और जनाब ये इकबाल के हवाले से रिपोर्ट थी जो आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाई है। जनाब क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, स्मॉगी वेदर बढ़ता ही जा रहा है, तो इसमें अपने आप को हाइड्रेट किस तरह रखना है, बिकॉज़ हम वैसे भी डिहाइड्रेट हो रहे हैं, विंटर्स आ रहे हैं। दूसरा ये कि हमारी स्किन और बाकी मामलात भी ख़राब होते जा रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। तो इसमें एक तो हमने डिहाइड्रेशन से किस तरह बचना है और अपनी इम्यूनिटी को किस तरह बढ़ाना है, कौन कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल हमने इस वेदर में करना है, इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर ज़ुनैरा असद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर ज़ुनैरा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं? ठीक हैं आप? डॉक्टर ज़ुनैरा, ये जो बाहर का वेदर आप देख कर ही आ रही हैं कि कितनी ज़्यादा स्मॉग जो है ना वो बढ़ती जा रही है, तो इसमें अपने आप को किस तरह हमने इम्यूनिटी के थ्रू जो है ना वो बेहतर रखना है? अच्छा देखिए, अब स्मोक तो बढ़ रही है, कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है और लाहौर में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है जी। और जिन लोगों ने जॉब्स पे जाना है वो बाहर जाने से रुक नहीं सकते। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जाएं, हाँ। ठीक है। तो उस केस में बहुत अहम है कि हम अपनी डाइट और इम्यूनिटी को बेहतर बनाएं। जितना हमारा डाइट और इम्यूनिटी बेहतर होगी उतना जो है वो स्मोक तो है ही है, हाँ। उसके असरात तो हैं, लेकिन क्या आप उनके असरात को कम कर सकते हैं? उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो आपकी डाइट का है। ठीक है जी। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा मुझे ये कोट बहुत पसंद है कि ईट लेस फ्रॉम द बॉक्स एंड ईट मोर फ्रॉम द अर्थ। ओके। डब्बे में से चीज़ें निकाल के कम खाएं और जो ज़मीन में से चीज़ें निकल रही हैं उनको ज़्यादा खाएं। ओके। सो इसका मतलब है कि नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएं। नेचुरल चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, विटामिन ए की कमी ना हो, आपको विटामिन डी की कमी ना हो। जिस तरह आप इन चीज़ों को मैनेज करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। जो बेहतर अब ये है कि अब सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं सारा कुछ ही खा लें। ठीक है, अब हम सारा कुछ नहीं खा सकते हैं,
हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। अब ये बताएं कि वो एसेंशियल चीज़ें कौन सी है जिसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं, बाकी जो केले के न्यूट्रिएंट्स हैं हमें वो भी मिल रहे हैं, और वो हम एटलीस्ट डेली रूटीन में वो चीज़ें खा सकते हैं जो हमारी जेब पर भी भारी ना पड़े और हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप रहे। अच्छा, आप सब्जियों और फल की तरफ जा सकते हैं। सब्जियों में खीरा आ जाता है, ठीक है। एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स, Okay. ठीक है। उसके अलावा अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, किन्नू वगैरह आएंगे, ऑरेंजेस आएंगे, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर ठीक सकते है। हैं आप लोग। उसके अलावा जो है वो हमारे पास फल आ जाते हैं। फलों में हमारे पास आप डिफरेंट फलों को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल को ऐड करें अपनी डाइट में। इसमें क्या होगा, हर फल में कुछ डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। गावा, अमरूद आया हुआ है, अमरूद को लाजमी ऐड करें, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। ओके। जब आप अमरूद को ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली जो है विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, अच्छा, ठीक है। और आपका क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत इम्प्रूव करता है वो, ठीक है। विटामिन ई रिच चीज़ें आप ले सकते हैं, जो जिसमें क्यूकम्बर आ जाता है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हैं, हर जगह मौजूद हैं, हर घर में आ भी सकती हैं, ठीक है। सर्दियाँ आ रही हैं, ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करें, इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे। जिसमें अखरोट बेहतरीन अच्छा। ऑप्शन है आपके जो है ये लंग्स के प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए ओके। आपको, ठीक है। और इसके अलावा आप बादाम ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ऑलिव ऑयल बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। उसमें आपके पास ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो कि आपका लंग के फंक्शन को प्रिवेंट करेंगी। ओवरऑल क्या करेंगी कि जितना आपके असरात हो रहे हैं, जो आपको लंग्स को डैमेज हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, उससे बचाएंगे आपको। ठीक है। अच्छा, दूसरा अब इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है? अब जैसे हमें पता है विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, जिसमें आपने कहा कि गुआवा है एक अच्छा, आगे सिट्रस फ्रूट्स आएंगे तो उससे भी आपको विटामिन सी मिल जाती है। तो अब इनकी क्वांटिटी क्या, एक खाएं हम दिन में अमरूद, 2 खाएं, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए जो हमारी केले के उसके मुताबिक है, BMI के मुताबिक? अच्छा देखें, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अच्छा। हर बंदे का वेट डिफरेंट होगा, हाइट अलग होगी, उसकी बेस पे उन्होंने क्या खाना है वो अलग होगा, कितना खाना है वो अलग होगा। अच्छा। लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो हमारे पास पोर्शन साइजेस होते हैं। पोर्शन साइजेस में ये होता है कि अगर आप कावा ले रहे हैं तो एक मीडियम कावा जो है वो, ठीक है। एक मीडियम अमरूद आप वो ले सकते हैं ओके। एक वक्त पे। इसी तरह अगर आप खीरा ले रहे हैं तो वो 1 कप आप लेंगे, सही। ठीक है। आप अखरोट ले रहे हैं तो 2 अखरोट उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम उसको अब आपकी कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी की चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली ये पोर्शन साइज पोर्शन साइज भी। और दूसरा ये कि पानी, क्योंकि सर्दियाँ हैं, पानी कम पिया जाता है, तो पानी की केले की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और क्या पानी के साथ कुछ और लिक्विड्स भी हम इनटेक कर सकते हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए? जी, पानी की क्वांटिटी को हम इस तरह करते हैं कि मेल्स जो हैं उनकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है फीमेल्स से, ठीक है। तो जो मर्द हजरात हैं वो तकरीबन जो है वो, सर्दियाँ आ रही हैं क्योंकि 8 से 10 ग्लास, ठीक है, उनका, और फीमेल्स का भी तकरीबन 8 ग्लास से ज़्यादा ही पानी की ठीक है। मिकदार होनी चाहिए जो आप ओके। ले रहे हैं। अब पानी को आप डिफरेंट चीज़ों से ऐड कर सकते हैं। फल जब हम खाते हैं उसमें भी उसमें भी पानी होता है, पानी है, बहुत हाँ, सारे फलों हाँ। में पानी है। उसके अलावा वेजिटेबल्स में भी, हाँ, वेजिटेबल्स हमें में भी मिलता है। पानी है। उसके अलावा आप जो है पानी को इस तरह से शामिल कर सकते हैं, जूसेस की फॉर्म में शामिल ओके। कर सकते हैं, ठीक है। और पानी के लिए एक बेहतरीन तरीका होता है कि आप पानी को इन्फ्यूज़ करें। वो कैसे? जिस तरह आपने लीमू लिया, हाँ। और आप उसको पानी में डाल के ठीक है। कुछ घंटों के लिए रख देंगे, ओके। उसमें फ्लेवर भी आ जाएगा, उसके एंटीऑक्सीडेंट्स भी आ जाएंगे। उसको कट करके आपने उसके ठीक अंदर है, डाल देना, ठीक ओके। है, 2 से 3 स्लाइसेस। उसके एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाता है। सो आपको वो जो प्लेन पानी पीने का एक प्रॉब्लम हाँ। होता है, बहुत सारे लोगों को मसला हो रहा होता है कि हम सादा पानी हाँ, नहीं पी हाँ। सकते, सो वो फ्लेवर भी आ जाता है लेकिन उसके अंदर कोई कैलोरीज ऐड नहीं हो रही। सो अच्छा। ये बेहतरीन ऑप्शन है, डिटॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन और ये है कि वो जो आपके सेल्स के अंदर भी ये रूटीन रहता है फिर। बिल्कुल, तो retain ये रहता आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये सारी सूरत हाल थी कि किस तरह आपने डिहाइड्रेशन से बचना है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। हमारे साथ डॉक्टर जुनैरा मौजूद थी। डॉक्टर जुनैरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। Thank you यहाँ पे so ब्रेक much. लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था और मैंने बात की थी कि आज का जो पूरा प्रोग्राम है वो हम इकबाल के हवाले से बात करेंगे, और जो खुदी बयान की गई थी इकबाल के पैगाम में जो बताया जाता है, जो फ़िक्र लाहक होती है, जो खुदी की बात की जाती है, वो है क्या, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में इकबाल बयान किया करते हैं अपने कलाम के थ्रू। तो इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद है। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी साहब मौजूद है, जो कि डायरेक्टर है इकबाल अकेडमी के। सर, आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है। और उसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद जवाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है फ़िलासफ़ी के पंजाब यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? ठीक है, आप भी? और उसके साथ साथ एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें जूम पर जो है ना वो ज्वाइन किया है, डॉक्टर इजाज़ुल हक साहब हैं। उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। इजाज़ साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इजाज़ साहब, जिस तरह आज 9 नवंबर है, इकबाल डे मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो बताएं जो खुदी का पैगाम हमें इकबाल की शायरी से मिलता है, फ़लसफ़ा हयात क्या है, खुदी क्या है? खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में किब्रियाई, ज़मीनों आसमानों कुर्सियों अर्श, खुदी की जद में है सारी खुदाई। तो ये जितना भी मज़ाहिर हैं और जितनी भी हस्ती है, तो इस हस्ती का जौहर खुदी ही है, और खुदी ही वो कमाल है इंसान का जिसके बलबूते पे ये दुनिया भी चल रही है, कायनात भी चल रही है, और इंसान की जिंदगी का मरकज़ महवर भी यही खुदी है। स्टूडियो में चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, और सबसे पहले अब्दुल रऊफ़ साहब, आप इसे जानना चाहूँगी, आज का दिन जिस तरह हम मना रहे हैं, इसकी कह ले कि अफादियत क्या है, और इसकी मकसद के ऊपर अगर बात की जाए तो क्या होना चाहिए आज के दिन का हमारा मकसद? ये दरअसल जो हज़रत अल्लामा का फ़लसफ़ा था, आलमगीर विज़न, देखिए ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। मैं समझता हूँ कि मौलाना जलालुद्दीन बल्खी रूमी जिस इन्हितात ज़वाल और उम्मा के एक अबतर हालात में पैदा हुए थे, तो ऐन इकबाल एक ऐसे पीरियड में जलवगर होते हैं जब मुसलमानान बर-ए-सग़ीर और इस पूरे ख़िते में ज़वाल व इन्हितात और पुरअशौब दौर है। फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के नतीजे में उधर खिलाफत उस्मानिया का फ़ाल, इधर मुख्तलिफ़ एरिया में जो तग़य्युरात रूनुमा हो रहे थे, बिलख़ुसूस सियासी फ़िज़ा में, तो मशरिक़ की ज़बूहाली और इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए इकबाल ने मशरिक़ व मग़रिब के क़दीम व जदीद उलूम व फ़नून से मुस्तफ़ीद हो के जो नुस्खे रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन और मशरक़ की अहया और आलम इंसानियत की बका और तरवीज के लिए जो अफ़कार पिरोए, आज के दिन का तकाज़ा ये है कि हम उन तमाम अफ़कार को रिफ़्रेश करें। हमारे तालीमी निज़ाम में अगर काश ही क्या बेहतर हो कि इकबाल पेनिट्रेट हो, दुनिया ने तो इसको अपने सीने से लगाया है, और अब इस दिन बच्चों को खुदी का दर्स, नज़रिया इश्क, नज़रिया फ़क्र, तस्ख़ीर कायनात, तस्ख़ीर खुदा, तस्ख़ीर नफ्स, तस्ख़ीर आफाक, ये जो आलमगीर नज़रियात है, इसको उजागर करने के लिए बच्चों की मन में अपने तशख़्ख़ुस की अहया व बका का शमा रोशन करने का दिन है आज। तो इस वजह से ये आज का दिन मनाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ़ छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि हमारे फ़िक्री रिवाइवल और अपने प्रोग्राम की री-इंस्टॉलेशन, रिफ्रेशमेंट का दिन है कि हम देखिए, जानिए कि हमने उम्र अज़ीज़ में क्या किया है। आया हम सिर्फ मरने के लिए ज़िंदा है? हमें सिर्फ दाम व दाने के लिए पैदा किया गया है? हम सिर्फ एजुकेशन हासिल करके हम शिकम परवरी के पीछे, या हम ग्रेडों के दौड़ में लग के मरात
और रुतबे हासिल करे। नहीं, इकबाल आपको खुदा, इंसानियत, इंसान और कायनात के इसरार और रमूज से आशना करते हैं। आपके अंदर की कायनात के बारे आपके में बताते अंदर की, आपके मन की बेशक, जो दुनिया दुनिया है, है, जो इसके कायनात जो है। मुख्तलिफ करैक्टर्स है, इसमें जो इश्क है, इसमें जो मोहब्बत है, इसमें खैर, हिम्मत, जहद मुसलसल। अभी ये जहद मुसलसल का दिया आपकी यकीन से जलेगा। बेशक ऐसे जब आपका यकीन मुस्तहकम होगा, आप मुसख्खिर कायनात बन सकेंगे। बेशक तो ऐसे ये है। बड़ी खूबसूरत इन बात अफकार आपने। की अहिया और तरवीज का दिन है। दिन है आज, जिसकी केले के उसको उजागर करने के हवाले से हमने भी आज का अपना ये शो डिज़ाइन किया है, ताकि अगर कुछ कंट्रीब्यूट हम कर सकें तो ज़रूर हम करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर जवाद, हमने देखा कि अगर पूरी ज़िंदगी का अहाता किया जाए इकबाल की, तो उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ अदवार रहे उनकी ज़िंदगी के। यूरोप में उन्होंने एक तवील अरसा गुजारा, लेकिन वहाँ पर क़याम करने के बावजूद वो सच्चे आशिक रसूल करार पाए, और उसके बाद वापस जब आए तो उन्होंने मुसलमानों के एक फ़िक्री असास कह लें कि उसके मेमार भी बने और उनको एक मशले राह भी दिखाई। तो रह तो वो यूरोप में भी सकते थे, वो वापस आए अपने अपने मुल्क के लिए, अपने कह लें कि लोगों के लिए वापस आए। तो उस पर क्या कहेंगे, या उस वक्त क्या हालात थे कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैंने वापस जाना है? जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लामा इकबाल की अपनी अज़मत और उनकी एक जीनियस होने में तो कोई शक नहीं है, बेशक। मगर आप ये देखें कि उनके हालात भी कैसे मैसर आ रहे थे। गवर्नमेंट कॉलेज में वो प्रोफेसर आर्नल्ड से पढ़े हैं, उन्होंने एमफिल इंग्लैंड से किया है, पीएचडी उन्होंने जर्मनी से की है, और उस वक्त जो बेहतरीन यानी आप समझें कि फ़िलोसॉफ़िकल एक ट्रेडिशन थी यूरोप से, उससे वो वाकिफ़ हैं। और ये कुरान और हदीस की तालीम उन्हें घर से ही मिली है, काफ़ी मजहबी घराना था उनका। अच्छा, इससे जब इस तरह और फिर ऊपर से उनकी अपनी जो गैर मामूली सलाहियत है, इस कैलिबर के आदमी को ये सब मैसर हो तो वो फिर एक बेहतर पोजीशन में होता है कि अगर वेस्ट कह रहा है कि महसूस ही मौजूद है, तो वो कहेंगे कि नहीं, महसूस जो नहीं है वो भी मौजूद हो सकता है। अगर वो कह रहा है कि मटीरियलिज्म ही सब कुछ है, तो वो कहेगा नहीं, रेवलेशन इसके बियॉन्ड है उसके पास। और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम जो उनके खुतबात हैं, अगर उनको बहुत आसान किया जाए कि वो उन्होंने क्यों पेश किए, तो मेरा ख्याल है उनके जो मुखातबीन थे ज़्यादातर तो अंग्रेज़ थे। अच्छा। या वो चंद एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी के जो इंग्लिश पढ़ गए थे किसी हद तक, और वेस्ट के उसको समझते थे। हाँ। तो मुझे याद आ गया कि शायद आप ही के चैनल से एक दफ़ा जावेद साहब आए, गांधी साहब, तो एक नौजवान ने कहा कि अल्लामा इकबाल एक तरफ कहते हैं कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, और दूसरी तरफ इतनी मुश्किल किताब क्यों लिखी तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैं उसको रिपीट करूँगा। वो कहने लगे कि अगर अंग्रेज़ को समझना है तो उसके फ़लसफ़े को ही समझना पड़ेगा, उसकी सड़क पे खड़े होकर बात नहीं करेंगे। क्या बात है, वाह जी। तो अल्लामा इकबाल ही ने वो कारनामा अंजाम दिया है शायरी में भी और खुतबात में भी, कि देखें कि वेस्टर्न कल्चर क्या है, इसकी ओरिएंटेशन क्या है, ये एथीज़म कहाँ से आया है, और ये नॉन बिलीवर होने पर इतने ज़्यादा नाजा क्यों हैं, और रेनेसांस के बाद क्या हुआ है, और हमारी अपनी तहजीब उनकी कॉलोनियलिज्म की वजह से किस हद तक दब गई है या कुचली गई है। तो ये उनसे अच्छा ये काम कोई कर भी नहीं सकता था, और उन्होंने फिर किया बहुत अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा जो फ़लसफ़ा है इकबाल का, उसमें नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर वो क्या पैगाम देते हैं? जैसे खुदी का बहुत ज़्यादा वो कहते हैं, तो नौजवानों के लिए क्या है खुदी, और वो किस तरह पहचान सकते हैं खुदी को? बजा अभी जैसे इजाज़ साहब की भी हम बात सुन रहे थे, या रफ़ीकी साहब ने भी कहा, असल में फ़लसफ़ा खुदी की कई इंटरप्रिटेशन हो सकती है। हाँ जी। और ये ज़रूरी नहीं कि वो सब गलत हो, वो सब ठीक भी हो सकती है, क्योंकि जब एक चीज़ मतन में आ जाती है, हम फ़लसफ़े में कहते हैं तकरीर में या तहरीर में, तो उसके एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं। मेरी इंटरप्रिटेशन खुदी के बारे में ये है कि इट इज़ बेसिकली एन इंट्यूटिव अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ। ओके। एक तो ये कि बतौर इंसान मैं जमादात, नबातात, हैवानात से मुख्तलिफ हूँ, और बतौर एक इनफरादी इंसान मैं आप सब लोगों से भी मुख्तलिफ हूँ। तो अपनी इनफरादियत का जो एहसास है बुनियादी तौर पर वो खुद ही है, खुद शनासी तो है ही है, और उसकी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने फिर बहुत कुछ कहा। प्रोफेसर साहब, हमने देखा है कि इकबाल जो है वो तकदीर परस्ती के बजाय अपनी दुनिया आप पैदा करने के कायल हैं,
तो आपको लगता है कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो इसको समझ पाई है, इस फ़लसफ़े को इकबाल के? माशाल्लाह बहुत बुनियादी सवाल है। बात यह है कि अल्लामा ने ये इसरार व रमूज़ जो अपनाए, हाँ जी, ये अपने मन के प्रोग्राम्स को एक्टिवेट करने के, खुदा ने इंसान में जो बेतहाशा सलाहियतें पैदा की, आपकी जो इस्तेदादें हैं, तो आपके बाल वपर अगर महव परवाज़ हो सकेंगे तो आप फ़ज़ा की वसअतों को तस्खीर कर पाएंगे। तो इकबाल आपके मन की दुनिया में वो प्रोग्राम्स एक्टिवेट करने में मसरूफ़ है। इकबाल सिर्फ शायर नहीं है, बेशक बेशक। नगमा खुजा वमन खुजा साजो सुखन बहानाई सुई कतार मी कशम नाक़े बेज़माम रा। मैं तो शायर हूँ ही नहीं, मैं तो मिल्लत की आवारा ऊँटनी को कतार की तरफ समेटने की कोशिश। अब ये तो एक इस्तिआरा है ऊँटनी, लेकिन ये जो यूथ है, हाँ जी, इकबाल के पैगाम का कोई 70% मुखातिब यूथ से है, बेशक। और वो यूथ को अपना मुस्तकबिल न सिर्फ इस खित्ते का निजात दहिंदा समझते हैं, बल्कि मेमार हरम बाज बतामीर जहां खेज आज ख्वाब गरां ख्वाब गरां ख्वाब गरां खेज। यानी मगरिब अगर इस जहान खाकी को खंडर बनाएगा, मेमार हरम ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, ये इब्राहिमी ईमान रखने वाले नौजवान, तूने उठ के इस हरम को एक नए स्टाइल से तस्खीर तामीर करना है। अब ये सलाहियत जिन अक़वाम ने अपनाई है जी, वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बेशक इस फैज़ से इक्तिसाब फैज़ ले रहे हैं। इकबाल एकेडमी ऑफ पाकिस्तान में कभी आप तशरीफ़ ले आइए। वीवर से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, दुनिया के 43 लैंग्वेजेस में हमारे पास इकबाल पे मवाद मौजूद है। ठीक है, तो दुनिया के कुंजो किनार में इकबाल पे रिसर्च करने वाले, ये सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इकबाल का ज़ोर पयाम इतना है, इतना जालिब है, इकबाल का फ़लसफ़ा इतना अमीक है कि बिला तफरीक शर्क़ व ग़र्ब, रंग, नस्ल व जोग्राफिया, दुनिया के तमाम अक़वाम ने इकबाल के पयाम को सीने से लगाया है। तो अगर पाकिस्तानी कौम चाहे, जिस तरह खुदा ने इस खित्ते को स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, जोग्राफिक इम्पोर्टेंस दी है, जिस तरह खुदा ने इस्लामी उम्मा में हमें एटमी सलाहियत से नवाजा है, तो इकबाल हमारा फ़िक्री एटमी असासा है। इनसे कौम को मुस्तफ़ीद फ़िक्री जला देने के लिए और इससे बढ़ के आलम इंसानियत से फ़िक्र इकबाल को मुस्तफ़ीद करने की ज़रूरत है। अगर हम इकबाल के फ़लसफ़े को पाकिस्तान में बिलखुसूस दोबारा करिकुलम में शामिल कर अंदाज से जलवागर करे जो इकबाल के फ़लसफ़े का हक है। स्कूलिंग सिस्टम नर्सरी से लेके पोस्ट डॉक्टरेट तक हमारे पास हमने करिकुलम डिज़ाइन किया है। हमसे कोई मांगने आए, अब क्या होगा उसका फ़ायदा? आपका नौजवान तकदीर साज बनेगा, आपका नौजवान सीवी लेके मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए सिर्फ शिकम परवरी के लिए नहीं भागेगा, बल्कि वो एक फितरत शनास बनेगा और उनकी इस्तेदादों से मशरिक को और पूरी सरजमीन को खुदा अमन वाश्ती का बेशक ऐसी है। बड़ी खूबसूरत आपने ये बात की है, पॉइंट उठाया है कि हमें अपने करिकुलम में जो है ना उसको अपने निसाब में इस चीज़ को शामिल करना चाहिए। तो जवाद साहब यही आपसे पूछना चाहूँगी कि फिर इकबाल की जो तालीमात हैं जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं उसको किस तरह आम किया जा सकता है? एक तो ये इस थ्रू दिस मीडियम हम लोग कर रहे हैं, दूसरा ये कि हमारी जो कौम है वो पढ़ने लिखने से बहुत दूर होती जा रही है, ख़ासतौर पर पढ़ने से अगर देखा जाए और यूथ को अगर देखा जाए पढ़ने से बहुत दूर होती जा रही है, किताबों से दूर होती जा रही है। तो किस तरह इकबाल की तालीमात को आम किया जा सकता है फिर? इसमें मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो आपके मीडिया के तवज्जुह से जो सारे पेरेंट्स सुन रहे हैं अगर खफा ना हो जाए, इस वक्त कौम जहाँ पर पहुँची है जी, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स हैं। ठीक है, स्कूल की भी बात बाद में आती है। आप बच्चों को सिर्फ KFC की वो बर्गर ना खिलाएं और पैसे ना देते रहें, जंक फूड ना दें,
आप उन्हें उठना, बैठना, चलना, फिरना, जिना के बारे में बताएं, कायद के बारे में बताएं, साउथ एशिया के बारे में बताएं, पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में बताएं, कोई लैंग्वेजेस के बारे में बताएं। एक तो वो मेरा ख्याल है कि आजकल वो एक गाइड नहीं कर रहे। अच्छा। दूसरा ये है कि स्कूल्स हैं मगर स्कूलिंग नहीं है। अब स्कूलों का काम ज़्यादा ये है कि अंग्रेज़ी सिखा दें, वो भी स्पोकन। जब आप लिखने में आएंगे तो वो पता चलता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो स्कूलिंग, पेरेंटिंग ठीक नहीं है, स्कूलिंग ठीक नहीं है। और जहाँ तक कॉलेज यूनिवर्सिटियों का है तो अल्लामा इकबाल तो कोई ख़ास निसाब का हिस्सा नहीं है। मैं तो खुद एक डिपार्टमेंट चूँकि चलाता हूँ, तो ये कहने की बातें हैं। अफसोस की बात यह है कि आजकल हम बहुत गुफ्तगू कर रहे हैं। अब वो तो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक इदारे के चला रहे हैं जनरली, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में। बल्कि मुझे ये लगा कि बहुत इंग्लिश मीडियम के बाद अब ये इकबाल की बात करना, जिना की बात करना, बच्चे ज़्यादातर क्या सीख रहे हैं? जब कोई लैंग्वेज आप बाहर से लेते हैं तो उनको हीरोज़ भी साथ आ जाते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। अगर हर जगह इंग्लिश होगी तो हीरो फिर शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ होंगे। वो बड़े लोग हैं, मगर ये है कि आप पंजाबी छोड़ेंगे, पश्तो छोड़ेंगे, उर्दू छोड़ेंगे, फारसी छोड़ेंगे तो फिर हमें कैसे अल्लामा इकबाल भी छूट जाएंगे। ये भी शऊर ज़रा हमें लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। इस पे और भी मुझे बात करनी थी लेकिन वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन आज हमने आज के दिन की मुनासिबत से अपने थ्रू आप तक पहुंचाई होगी। हमारे साथ डॉक्टर जवाद साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और उसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए और आपने भी हमारे साथ गुफ्तगू की है। और उसके साथ साथ इजाज़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। इजाज़ साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद आपसे बात करें। ला फिर एक बार वही बादाव जा में साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साकी, ला फिर एक बार वही बादाव जा में साकी। मेरी मीनाए गज़ल में थी ज़रा सी साकी, मेरी मीनाए गज़ल में थी ज़रा सी साकी। शेख कहता है कि है, शेख कहता है कि है ये भी ज़रा सी बाकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साकी, ला फिर एक बार वही बादाव जा में साकी। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और चूँकि आज इकबाल डे है तो हमने सोचा कि क्यों ना इकबाल का कलाम पढ़ा जाए, और उसी के लिए आज हमने इन 3 गेस्ट को बुलाया है, इनवाइट किया है, जिसमें जिनकी आवाज़ आपने सुनी है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने इकबाल का कलाम पढ़ा है। आलिया अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, बड़ा अच्छा कलाम आपने पढ़ा है। और उसके साथ साथ आयशा अकबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, आपको भी वेलकम कहते हैं। दोनों बहनें हैं, आपको भी पता चल गया होगा। और उसके साथ साथ गिटारिस्ट हमारे साथ रिशाइल बाबर मौजूद है। सही प्रोनाउंस किया है मैंने, क्योंकि हर दफ़ा जब भी आते हैं ना तो कहते हैं आप गलत प्रोनाउंस करती हैं मेरा नाम, तो आज मैंने सही प्रोनाउंस कर दिया है। तो जनाब क्या हाल है, ठीक है आप तीनों का? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आज क्योंकि इकबाल डे मनाया जा रहा है, वैसे तो बच्चों को छुट्टी थी लेकिन हमने आपको यहाँ बुला लिया, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो मुझे बताएं, प्रिपेयर कैसे करके आए हैं कलाम को? बहुत Easy अच्छे था? से, हाँ, Easy था? बिल्कुल इजी था। और वैसे भी फील्ड ये है तो फिर हाँ। हर चीज़ आनी चाहिए ना, हर हाँ। मौके के हिसाब से। हाँ सही है, ये भी अच्छी बात है। तो थोड़ा सा बताएं, इससे पहले आप कब क्या क्या कर रही थी और पढ़ाई कर रही हैं, साथ क्या कर रही हैं? एजुकेशन तो मस्त है ना, वो तो साथ साथ चलती रहती है। और बचपन से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, नातख़्वां हैं और उसके अलावा सूफ़ी कलाम भी पढ़ते हैं और इक़बाल के भी। तो बाबा थे हमारी फैमिली में सबसे पहले नातख़्वां, उनकी वजह से हमारी भी इसी फील्ड में है। उनकी विश थी कि हम भी इसी को आगे ज्वाइन करें, और माशाल्लाह पीटीवी गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह। बात है। और फिर मैम हलीमा सादिया की हमें तरबियत मिली पंजाब कॉलेज में, माशाल्लाह
टैलेंट तो था, बट जो कॉन्फिडेंस और हमारा ग्रूमिंग की है वो मैम ने की है, तो क्रेडिट गोज़ टू मैम हलीमा सादिया। क्या बात है। तो आलिया, जिस तरह गोल्ड मेडलिस्ट कहा कि आप आयशा और आप दोनों हमेशा साथ ही गाती हैं? नहीं, साथ भी पढ़ते हैं बट अलहदा भी पढ़ते हैं। अलहदा भी पढ़ते हैं। तो गोल्ड मेडलिस्ट आप लोग हैं, इसी में है मौसीकी में? जी, नात ख़्वानी में। नात ख़्वानी में, ओके, दैट्स गुड। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके बाबा थे, फिर उन्हीं से आप लोगों ने वैसे जो कह लें कि इनिशियल स्टेज पे जो सीखना होता है उन्हीं से सीखा है, बाबा से। और वैसे भी उनका एक्सपीरियंस था तो हमें ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगा और बड़ी चीज़ों का जल्दी पता चल गया। उनके दोस्त सब आप माशाल्लाह मुल्क मारूफ सना ख़्वान मुस्तफ़ा थे, तो इस वजह से फिर बाकायदा टीचर से सीखते हैं। तो हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी, तौफीक अहमद तौफीक साहब हमारे उस्ताद हैं। अच्छा। तो इसलिए बस उनके साथ साथ ही उनकी दुआएं और टीचर्स की मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो घर में भी कम बोलती हैं आप? मैं यहाँ पर आयशा आपको बोलने नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा बोलती है वो। अच्छा, घर में वहाँ पे ज़्यादा चुप नहीं किया जाता ना। अच्छा, वहाँ पे चुप नहीं कराया जाता, यहाँ पे आपने इसको चुप करा दिया है कि मैं चुप तो करा ही नहीं सकती, वो बस कैमरास ने इसको चुप करा अच्छा, बात ही है। सही है। तो रुशाइल, आप बताएं, आप सिर्फ गिटारिस्ट हैं या आपको भी गाने का शौक है? गिटार वगैरह बजाता हूँ और बस, साथ मतलब थोड़ा सा सिंगिंग का शौक थोड़ा सा है? गुनगुना शौक? लेता हूँ बस। गुनगुना लेते हैं गुनगुना बस, लेता हूँ। वैसे नहीं है शौक? नहीं, वैसे सिर्फ नहीं। अभी गिटार बजाने गिटार का है। बजाता तो आपको भी गिटार की भी आपने कहीं से क्लासेस ली थी या जब कॉलेज आए तभी आपने बजाना शुरू किया? जी, गिटार की क्लासेस दाऊद भाई मेरे टीचर, और अच्छा। उसके बाद यहाँ पे जब कॉलेज आए हैं तो उसके बाद जरा और अच्छी प्रैक्टिस होती गई इनके साथ मिलके, तो ऐसा ऐसा ग्रूमिंग होती ग्रूमिंग होती गई है। ठीक है जी, बातचीत भी चलती रहेगी हमारे यंग टैलेंट के साथ, लेकिन अब आयशा की तरफ चलते हैं। आयशा, आप क्या सुनाएंगे हमें? कलाम इकबाल निगाह फ़क्र के शान है। चले। सिकंदरी क्या है निगाह फ़क्र में शाने, सिकंदरी क्या है ख़िराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है निगाह फ़क्र में शाने, सिकंदरी क्या है ख़िराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है निगाह फ़क्र में शाने, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नौमीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है ख़िराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है निगाह फ़क्र में शाने, सिकंदरी क्या है ख़िराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है निगाह फ़क्र में शाने, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें, खबर नहीं रविश बंदा परवरी क्या है ख़िराज की जो गदा हो वो कैसरी
बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है दोनों की। और रशाइल आप भी बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, ऐसा नहीं है, गिटार के साथ वो और भी खूबसूरत लग रही है, ये कह सकते हैं। अच्छा, तो और किस तरह मैनेज करती हैं स्टडीज़ को और जो है ना म्यूज़िक को साथ ही साथ? जॉनरा किस तरह का पसंद है आपको, किस तरह का पसंद है आयशा? ज़्यादातर तो मुझे क्लासिकल पसंद क्लासिकल है, हाँ, ठीक है। लेकिन दूसरा भी सुन लेते हैं, बस मज़ा आना चाहिए। आपको आलिया किस तरह का जॉनरा सुनना पसंद है? क्लासिकल भी और भी बाकी सब भी। और गाना क्या पसंद है? गाना मतलब कौन से जॉनरा का गाना पसंद है? होता है ना, किसी को बहुत ज़्यादा हाई बीट वाले गाने पसंद होते हैं, किसी को क्लासिकल, किसी को सूफी म्यूज़िक, इस तरह किसी को पसंद होता है। क्लासिकल। आपको भी क्लासिकल। तो आगे कोई कंपटीशन आ रहा है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को? बिल्कुल, वो तो आते रहते हैं और फिर उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं हर टाइम ही। घर में भी ऐसे है, बिल्कुल घर में हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं। अब्बा जी कभी किसी घर वाले तंग नहीं आ जाते, कहते हैं बस भी करो? घर वाले कहते हैं जब नहीं बोलते क्या हो गया तुम लोगों को। घर वाले कहते हैं क्या हो गया अपने फील्ड को। हर वक्त बस नाश्ता खाने के वक्त गुनगुनाना और नई चीज़ों की तैयारी, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। तो जनाब बहुत अच्छा लगा आप तीनों से मिलके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और दूसरा ये कि बेस्ट ऑफ लक आप तीनों को, आप अपनी फील्ड में जो है ना आगे बढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने आप को भी एक्सप्लोर करें और पाकिस्तान हवाले से भी आप लोग काम करें। हमारे साथ आलिया, आयशा और रशाइल मौजूद थे। थैंक यू सो मच बच्चों के आप लोग यहाँ पर आए। और अभी हमने आगे बढ़ना है, और क्योंकि इकबाल डे है, इकबाल डे के हवाले से अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और वो आज हमें किस पर्सनालिटी से मिलवा रहे हैं, और ख़ास तौर पर इकबाल डे के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें जो है हमारे तक पहुंचानी है और आप तक पहुंचानी है। तो आइए वो देख लेते हैं। मुनीबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लाहौर के जो चमकदार तरीन सितारे हैं उनके पास खुद हाज़िर होते हैं और उनसे वक्त की दरख्वास्त करते हैं। तो अगर हम पंजाब का जो दिल है उसको लाहौर कहते हैं, तो लाहौर के दिल को मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन कहते हैं। आज हम उनके पास मौजूद हैं। आपका दूसरा तारुफ यह है कि आप शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल के नवासे हैं। आपकी बहुत ज़रा नवाजी है कि आपने हमें वक्त इनायत किया है। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बड़े बड़े घराने क्लासिकल सिंगिंग के ग़ालिबन मुबारक अली साहब का नाम आप लेते हैं, जो उस्ताद नहीं, मुबारक अली फ़तेह अली साहब तो थे ना, आपने नुसरत के वालिद और ताया, ठीक है, राहत के जो दादा थे और उनके जो भाई थे, वो तो खैर उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। कोई भी उनको अगर आप अब उनकी चंद सालों से यूट्यूब पे मुबारक अली फ़तेह अली की रिकॉर्डिंग्स आई हैं, वो तो सुपर्ब थे। उनकी कोई कवाली भी 1.5, 2, 2.5 घंटे से कम नहीं होती थी। और जो उन्होंने कलाम इकबाल के साथ किया कोई और किसी वो जो आप फरमाते हैं अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, और बहुत से उनकी थी, लेकिन अपना मकाम पैदा करने उन्होंने जो इकबाल को उसमें जितनी भी गिराबंदी है वो कोई किसी और का शेर नहीं। क्या बात है, सिर्फ इकबाल। आपने इसी तरह फिर राहत साहब से गंवाया जब वो हुजूरी बाग मैंने इसी तरह वही थोड़ा सा मैंने वही इलामा के ऐड किए। उसके बाद फिर मैंने राहत के साथ 2 एल्बम्स और की, एक गालिब की और एक इकबाल की। अच्छा। तो 4 कवालियाँ गालिब की थी और 5 अलामा इकबाल की थी। अभी मेरी एक एल्बम जो मैंने कंपोज़ की है उसमें 2 कलाम मैंने लिखे भी हैं, वो अभी रिलीज़ हुई है। जब आप आए तो वही लगी हुई थी, उसमें एक गालिब का कलाम है जी जी जी, और एक हमारी शायरा हैं अपना कराची से, तो उनका एक कलाम है दिल लगी ये किया नहीं करते, गज़ल है उनकी। अच्छा। और एक 2 मेरे कलाम हैं, पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन और मैनू खेड़ियां दे नाल ना टोर बाबला। तो ये मेरे साथ शकीला जमी हमारी एक शायरा हैं सियालकोट में, बहुत अच्छा लिखती है, कमाल। अच्छा, बल्कि आप तो फरमा रहे हैं कि आप बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें रिकमेंडेशन के लिए भी फ़रीदा आपा को भेजते हैं, तो वो अगर पसंद ना आए तो बस उनका एक मुख्तसर सा एक वो जेस्चर ही होता है लेकिन अगर रिकमेंड कर दें, जिस तरह नसीरुद्दीन शाह साहब जब उन्होंने कोई चीज़ उनको ना कुछ कहना चाहें तो वो कह देते हैं इंटरेस्टिंग। फरीदा जी जो हैं वो बड़ा साफ वो सीधा कह देती हैं कि नहीं है नहीं चंगा या ये बहुत अच्छा है, यू नो। सही सही सही। सो क्योंकि उनको इतना एक ख़जाना उनके अंदर पिछले 150 साल की जो गायकी है उसको उन्होंने सुनी है और अभी तक उनके माइंड में, और माशाल्लाह अभी भी उनकी आवाज़ जो है बरकरार है। मियाँ बशीर अहमद साहब
जिन्होंने वो कायदे आज़म का वो बड़ा मशहूर नगमा भी लिखा था, मिलत का पासमा, और पढ़ा था जब ये 3 लोगों की कोशिश से ये 23 मार्च हुआ था, वरना शायद पोस्टपोन हो जाता या ना होता। उस बात की वो बात है कि क्या होता है। तो ये वो कलीन अभी तक मेरे पास मौजूद है जो स्टेज पे जो बिछा था। बिल्कुल। सो ये चीज़ें जो हमें अपने नौजवानों को पढ़ानी चाहिए थी, तो मुझे हमेशा ये था कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको उसकी आइडेंटिटी बताई नहीं जा रही। बहुत अच्छा। आपको पता है कलाम इकबाल तो अयूब खान के ज़माने में बहुत सारा अलाउड ही नहीं था रेडियो पाकिस्तान पे या टीवी पे चलना। अच्छा। इतनी सख्ती थी। मैंने जब सियासत खैराबाद का, तो मैंने फिर सोचा कि मैं क्या करूं। तो दीना वाडिया जब आई तो मैंने कहा मेरा वालिद तो रहा नहीं, आप ही वो खून है जिसको हमें सिखाया गया कि कि यही खून था जिसने पाकिस्तान बनाया, और इनके एहसान हम कभी भूल ही नहीं सकते। हम तो हमारे तो बेड टाइम स्टोरीज़ होती थी कि फातिमा जिन्ना जब आई तो ये हुआ, कायदे आज़म आए तो ये हुआ, वहाँ बरकत हॉल में पहली दफ़ा आए, वो मेरी जो चची थी उन्होंने उनको हार पहनाया था जब वो छोटी बच्ची थी उस वक्त। तो एक बड़ी एसोसिएशन थी फिर मियाँ साहब पहले अपना लाहौर के मेयर रहे, मियाँ मीरुद्दीन साहब 1946 में। उस वक्त कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का मुकाबला हुआ था और दोनों के एक बराबर वोट थे। अच्छा। और फिर टॉस पे फैसला हुआ। अच्छा, वो देखो वो लोग भी कितने थे, उनको भी मैं दाद देता हूँ जो कैंडिडेट थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर उन्होंने फैसला वो माना। फिर कायदे आज़म ने उसमें बयान दिया था कि ये बड़ा अच्छा शगुन है पाकिस्तान के लिए। तो मेरे बेसिकली हमारा जो ख़ानदान है ना, उसका काम था एक मुल्क को अपनी कौम को एक आइडियोलॉजी देना। ठीक है कि हमारी जो यंग जनरेशन है इनको पता ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे माइंड में ये आया, मैंने ये डिस्कस किया अपना दीना साहिबा से। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता बताएं। ठीक है, मैं किस तरह अपना मैसेज जो है ये मैं अपने नौजवानों तक किस तरह लेके जाऊँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि गेट इनटू मीडिया। अच्छा। उन्होंने कहा गेट इनटू मीडिया, फाइंड अ प्लेटफॉर्म फॉर योरसेल्फ। मैंने वो बात मेरे ज़हन में बिल्कुल फिर वो बैठ गई, और फिर अल्लाह का करना हुआ कि खुद ही ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई। मेरी कोई इसमें हिम्मत मेहनत नहीं थी। ठीक है, सबसे पहले यूँ हुआ कि जब परवेज़ मुशर्रफ सदर थे तो उनको मैंने ये मेरी उनसे मुलाकात में मैंने उनको, चौधरी शुजात साहब मेरे साथ थे, उनको सबसे पहले उनको मैंने कहा ये आप जो फाइटिंग टेररिज्म कर रहे हैं, तो मैंने कहा आप सूफ़ी को आगे लेके आएँ, आप इकबाल को आगे लेके आएँ, आपके मेरे कहने से लोगों ने नहीं मानना। बिल्कुल ठीक। अगर बाबा बुल्ले शाह कहेगा ना कि ये गलत है या इकबाल कहेगा तो ये लोगों के जहन में ये बात आ जाएगी। क्योंकि मेरे ये हमेशा मेरे माइंड में रहा है, और ये हिस्ट्री है कि यहाँ इस्लाम ना को बादशाह लाया, ना मोहम्मद बिन कासिम लाया, ना शहाबुद्दीन गौरी लाया, ना यहाँ क्या कहते हैं गजनवी यहाँ लेके आया। यहाँ इस्लाम सूफिया लेके आया। जगह जगह खित्ते खित्ते में आप सारी दुनिया पर, आप चाइना चले जाएं, काशकर चले जाएं, वहाँ भी होजा यूसुफ एक सूफ़ी थे जिन्होंने वहाँ उस खित्ते में इस्लाम फैलाया। तो यहाँ इस्लाम वो लेके वो ही आए थे, उनके ही कहने पे यहाँ से लोग मुसलमान हुए। जब उन्होंने उनको देखा, जब उनको समझा, उनके मज़हब को समझा, उनकी मोहब्बत, इस इंसान दोस्ती, उनका जो, क्योंकि वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके आगे आए ना, वो तो मोहब्बत और अखुवत का ही पैगाम था। अभी हमने पता नहीं शक्ल ही बिगाड़ के रख दी है सारे मज़हब की। बल्कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि स्पेन से इस तरह इस्लाम का मुकम्मल तौर पे निकल जाना, उसके पीछे वजह यह है कि वहाँ सूफ़ी नहीं थे, बड़े सगीर में आए, सूफिया आए, आज तक इस्लाम यहाँ तक। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अब मैंने ये फिर जब ये आया ये सूफ़ी, मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप एक नेशनल सूफ़ी काउंसिल बनाएं। नेशनल सूफ़ी काउंसिल का पहला प्रोग्राम कलाम इकबाल पे हुआ, उनकी बर्थडे पे यहाँ मुशर्रफ साहब खुद भी आए, सारी कैबिनेट आई, सारे मिनिस्टर आए, बहुत बिल्कुल ह्यूज प्रोग्राम। उधर मैंने अल्लामा साहब की कुछ चंद नज़में जो थी और गज़लें थी ज़्यादा, वो मैंने कंपोज़ की, वो बड़ी लोगों ने सराही। फिर पीटीवी ने मुझे कहा कि आप कोई और प्रोग्राम करें। कथा कलामी माफ, वो जो मासूमा की है वो कंपोजिशन आपकी है? नहीं, अच्छा, वो उनकी बचपन की सुनी हुई उनके स्कूल की कंपोजिशन। अच्छा अच्छा अच्छा। जाते जाते आपने इतने लोगों को ग्रूम किया और इतने शानदार चमकदार सितारे वो बने, क्या कोई नाम मतलब अनगिनत है? आपका पसंदीदा स्टार कौन सा है जिसको आपने पॉलिश किया? मेरे बच्चे हैं सारे, मेरे को सब पसंद है, सब पसंद हैं, इनके अंदर ही टैलेंट था। अच्छा। मैंने जो जहाँ जिस तरीके से मैंने इनको पॉलिश किया कि उनको वो चीज़ें गाने को दी हैं कि जो उनको बिल्कुल ही सूट करें, उनकी आवाज़ को, उनकी रेंज को। मैं ये पूछना चाहिए, हिना नसरुल्लाह को आपने कहा कि सूफ़ी म्यूज़िक, हिना नसरुल्लाह शुरू से ही सूफ़ी म्यूज़िक करने के लिए उन्होंने कहा था।
जी मुनीबा, तो आपने देखा कि मैंने जो शुरू में कहा था कि पंजाब का दिल लाहौर है और लाहौर का दिल मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब हैं, तो इतनी दिलचस्प गुफ्तगू थी कि दिल नहीं चाह रहा था कि ये ख़त्म हो, और ये बात मेरे दिल से निकल रही है। और अल्लामा साहब ने फरमाया, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त हम इसी तरह मियाँ साहब से दरख्वास्त करेंगे कि सर हमें वक्त इनायत करें। मैं ये समझता था कि इतने बड़े आदमी हैं तो शायद ये डाउन टू अर्थ ना हो, लेकिन इतनी मोहब्बत भरी, इतनी खूबसूरत शख्सियत हैं कि मेरा दिल जीत लिया। तो इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।